गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमने जो फर्स्ट ईयर की डिमांड थी कि उनको जो एनाटॉमी के सिलेबस से शुरू करवाया जाए, तो उसके संदर्भ में हमने आज एक सिस्टम लिया है एनाटॉमी से ही, एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज अपन स्टडी करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। देखो, एक तो वर्ड है एंडोक्राइन, एक तो वर्ड क्या है एंडोक्राइन, और एक है सिस्टम। अब देखो यहाँ पे अपन इसका नाम से मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। देखो, सिस्टम का मतलब कहीं पे भी निकालते हैं तो क्या होता है, एक ग्रुप होता है। जैसे अपना जो बॉडी है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ टिश्यू या ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो क्या है, ग्रुप से मिलकर बना हुआ हो, चाहे वो सेल्स हो या टिश्यू हो या ऑर्गन्स हो। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप है मतलब सिस्टम का। और एंडोक्राइन का मतलब एक प्रकार की ग्लैंड। एंडोक्राइन क्या है, एक प्रकार की ग्लैंड। क्या बोल सकते हैं, ए टाइप ऑफ ग्लैंड, ए टाइप ऑफ ग्लैंड, एक प्रकार की क्या है, ग्लैंड है। और सिस्टम मतलब ग्रुप, मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब एक एंडोक्राइन ग्लैंड का एक ग्रुप या एंडोक्राइन ग्लैंड का एक समूह है, उसको ही क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं, आगे अपन बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम से रिगार्डिंग। अपन बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम से रिगार्डिंग। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एंडोक्राइन क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एंडोक्राइन के बारे में। तो एंडोक्राइन क्या है, ए ग्रुप ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड्स। एंडोक्राइन क्या है, ए ग्रुप ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड्स। ए ग्रुप ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड्स कि जो ग्लैंड्स कुछ सिक्रेशन करती है, उनका क्या है, समूह है, वो है एंडोक्राइन। ठीक है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये क्या है, देखो ये क्या है, एक प्रकार से एक ऑर्गन है, आर एन ऑर्गन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एंडोक्राइन क्या है, या तो एक ऑर्गन है या फिर क्या है, एक सिक्रेटरी ग्लैंड्स का समूह है। सिक्रेटरी ग्लैंड का समूह है जो किससे रिगार्डिंग है, एंडोक्राइन सिस्टम से रिगार्डिंग है, उससे संबंध रखती है। अब अपन बात करते हैं नॉर्मली, ये जो वर्ड है, देखो अपन ने सबसे पहले बात किया कि एंडोक्राइन का मतलब है ग्रुप ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड, या एंडोक्राइन ग्लैंड इज एन ऑर्गन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। दूसरी बात, अपन बात करेंगे ये ग्लैंड्स क्या होती है। अपन बात करेंगे ये ग्लैंड्स क्या होती है। सबसे पहले ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। हिंदी में ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं अपन, ग्रंथि। ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियां। अब अपन बात करें अगर ग्लैंड्स के बारे में, ओनली वी विल टॉक अबाउट द ग्लैंड्स। व्हाट इज द ग्लैंड्स। देखो, ग्लैंड्स क्या होती है, ग्लैंड्स क्या होती है, इट इज एन ऑर्गन, इट इज एन ऑर्गन, ये एक प्रकार का ऑर्गन है। इसका ऑर्गन और क्या बोल सकते हैं इसको, ये तो क्या है, एक प्रकार का ऑर्गन, और इट इज ए पार्ट ऑफ और ग्रुप ऑफ
सिक्रेटरी सेल्स। सिक्रेटरी मतलब कि जो कुछ सिक्रेशन करती है, उन सेल्स का क्या ग्रुप है जो कि विच कंबाइंड्स, जो कि कंबाइंड होता है एंड फॉर्म्स और क्या बनाता है, ए ग्लैंड, एक ग्लैंड को बनाता है। ग्लैंड्स क्या है, एक ग्रुप एक ऑर्गन या ग्रुप ऑफ सिक्रेटरी सेल्स है जो कि कंबाइंड होती है और एक ग्लैंड का निर्माण करती है, मतलब ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। और ये ग्लैंड्स क्या करती है, ये ग्लैंड्स क्या करती है, कुछ सिक्रेशंस करती है। ये ग्लैंड्स क्या करती है, कुछ सिक्रेशंस करती है, कुछ केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती है। अब इसकी अगर अपन एकदम डेफिनेशन बनाए एग्जैक्टली तो क्या बोल सकते हैं अपन इसको कि ग्लैंड्स क्या है, इट इज एन ऑर्गन that release a chemical substance, और बोल क्या सकते हैं इसको, केमिकल मैसेंजर known as हार्मोन। ठीक है, ग्लैंड्स क्या होता है, एक प्रकार का ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है, कुछ सिक्रेशंस करता है या फिर कुछ केमिकल सब्सटेंस या कुछ केमिकल मीडिएटर या केमिकल मैसेंजर्स रिलीज करता है। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन। अब आगे वर्ड आ गया ये हार्मोन, आगे वर्ड आया हार्मोन। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में अपन बात करेंगे कि हार्मोन्स क्या है। देखो हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं एक केमिकल मैसेंजर जो किसी के बने हो सकते हैं, चाहे वो प्रोटीन के बने हुए हो सकते हैं, प्रोटीन के अलावा वो कोलेस्ट्रॉल के बने हुए हो सकते हैं, मतलब वो लिपिड्स के बने हुए हो सकते हैं। इसके अलावा एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स वो हो सकते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स के अलग अलग टाइप होते हैं जो कि अपन आगे इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो अब अपने सामने एक वर्ड आया हार्मोन। अपन ने बोला कि ये हार्मोन क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है जो कि एक पर्टिकुलर ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है, एक पर्टिकुलर ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। या तो वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज होगा या फिर अपनी एक डक्ट रखेगा, उस डक्ट में रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद में या तो उस डक्ट से ट्रेवल करेगा या उस ब्लड के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। और जिस सेल पे जो इसकी टारगेट सेल होगी, जहाँ पे इसको अपना एक्शन परफॉर्म करना है या अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, उस सेल के पास जाएगा। सेल से वो बाइंड होगा, बाइंड होके सेल को स्टिमुलेट करेगा कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हार्मोन्स को क्या बोल सकते हैं अपन, इट इज ए केमिकल मैसेंजर। इट इज ए केमिकल मैसेंजर, और या फिर क्या बोल सकते हैं, इट इज फर्स्ट मैसेंजर ऑफ द बॉडी सेल। फर्स्ट मैसेंजर है बॉडी सेल का। कि ये क्या है, हार्मोन क्या है, फर्स्ट मैसेंजर है बॉडी सेल्स का। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या बोल सकते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं। इनके अलावा अगर जो सेकंड मैसेंजर की बात करें तो CAMP,
CAMP। CAMP क्या होता है? सेकंड मोस्ट केमिकल मैसेंजर होता है। सेकंड मोस्ट केमिकल मैसेंजर होता है। एक प्रकार का एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है ये, ठीक है। तो सेकंड मैसेंजर होता है। इसके अलावा अपन बात करें अदर जो सेकंड मैसेंजर होता है बॉडी के अंदर, अदर जो सेकंड मैसेंजर है बॉडी के अंदर, वो बताऊं क्या है? वो होता है कैल्शियम आयन Ca++, जिसका नॉर्मल ब्लड लेवल की बात करें तो कितना होता है? 8.5 से लेके 10.5 तक या 11 तक भी देखने को मिलता है। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। 8.5 से 11 तक हो सकता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें हार्मोन्स के बारे में ही, कि हार्मोन्स के बारे में अपन ने बात किया कि ये एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर है जो कि क्या होता है? रिलीज होता है बाय ए पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर ग्लैंड, ठीक है। देखो अपन नॉर्मली इसको समझते हैं, हार्मोन्स के बारे में नॉर्मली समझते हैं। हार्मोन ए केमिकल मैसेंजर, ए केमिकल मैसेंजर एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होता है। कहाँ से रिलीज होता है ये? रिलीज बाय ए ग्लैंड, एक ग्लैंड के द्वारा रिलीज होगा, ठीक है। किस में रिलीज होगा? आइदर या तो आइदर इनटू दियर पर्टिकुलर डक्ट, या तो अपनी कोई पर्टिकुलर इसकी डक्ट होगी उसमें ये रिलीज होगा। क्या है? एक केमिकल मैसेंजर है जो कि ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। हर एक ग्लैंड हर अपना एक स्पेशल या स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करती है, जो कि या तो डक्ट के अंदर रिलीज होगा, उनकी एक पर्टिकुलर डक्ट होती है उसमें रिलीज होगा, और डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अब क्या होगा? बाय ट्रेवल करेगा किसके अंदर? या तो उसकी डक्ट होगी तो डक्ट के अंदर, या फिर ब्लड के अंदर। कहाँ पे ट्रेवल करने के बाद में पहुंचेगा? रीच टू द टारगेट सेल, टारगेट सेल पे जाएगा। टारगेट सेल पे जाके बाइंड विद दियर रिसेप्टर साइट ऑन सेल, रिसेप्टर साइट ऑन सेल। सेल पे जिसकी उसकी जो भी रिसेप्टर साइट होगी उस पर वो बाइंड होगा। रिसेप्टर साइट डिपेंड करती है कि उसका केमिकल वो बना हुआ किससे है, किस चीज़ से वो बना हुआ है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस साइट पे जाके जुड़ेगा। जैसे सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन पे तो जुड़ते हैं जो एमाइनो एसिड और प्रोटीन डेरिवेटिव्स जो हार्मोन्स होते हैं वो सेल पे, और न्यूक्लियस से जुड़ते हैं जो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं वो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि किस प्रॉपर्टी का वो हार्मोन है, उसी हिसाब से उसकी एक रिसेप्टर साइट होती है उस सेल पे, वहाँ पे जाके वो बाइंड होगा। बाइंड होके क्या करेगा? स्टिमुलेट द सेल टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। सेल को स्टिमुलेट करेगा कुछ इफेक्ट या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, या कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए वो सेल को स्टिमुलेट करेगा। अब देखो ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका रेगुलेशन कैसे होता है? इनका रेगुलेशन करता है हाइपोथैलेमस, जो हेडमास्टर के
नाम से भी जाना जाता है या प्रिंसिपल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर अपना कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोलर के नाम से जानी जाती है, जबकि हेडमास्टर या हाइपोथैलेमस है वो डिक्टेटर के नाम से जाना जाता है। पूरी बॉडी में कहीं पे भी किसी चीज़ की कमी होती हो या कुछ अल्ट्रेशन या वेरिएशन आता है नॉर्मल फंक्शनिंग में हार्मोनल लेवल की वजह से, तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये हार्मोन्स क्या करते हैं, थैलेमस के पास पहले मैसेज जाता है, मैसेज जाके थैलेमस उसको डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके कुछ रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है। वो रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करती है, वहाँ पे स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है। वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक पर्टिकुलर सेल पे जाते हैं, मतलब पर्टिकुलर ग्लैंड के ऊपर जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर पर्टिकुलर ग्लैंड पे, फिर वो ग्लैंड वो हार्मोन रिलीज करती है। वो हार्मोन फिर उस सेल के पास जाता है और अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म होती है नेगेटिव फीडबैक, जो कि बॉडी में मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है। हार्मोन की अपन ने बात की, उसके बाद में अपन बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में ही एक बार, कि ग्लैंड्स के टाइप कितने होते हैं। ग्लैंड्स के टाइप कितने होते हैं। देखो ग्लैंड्स दो प्रकार की होती है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। यहाँ पे दो प्रकार की ग्लैंड्स होती है और ग्लैंड्स का टाइप किस आधार पे है, दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे, प्रेजेंस ऑफ डक्ट और नोट। ठीक है, बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट और नोट, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, डक्टलेस, डक्टलेस। तो ग्लैंड्स के बारे में बात की कि ग्लैंड्स एक प्रकार का ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है, कुछ केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज करता है। उन केमिकल मैसेंजर्स को हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ग्लैंड हो गई, हार्मोन केमिकल मैसेंजर था जो कि लिपिड से बना हुआ हो सकता है, फैट से बना हुआ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल से बना हो सकता है, एमाइनो एसिड से बना हुआ हो सकता है और प्रोटीन से बना हुआ हो सकता है, जो कि क्या होता है, ग्लैंड के द्वारा रिलीज होगा आइदर इनटू डक्ट और इनटू डायरेक्टली इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर या डक्ट के अंदर रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद एक पर्टिकुलर जो सेल है या टारगेट जो उसका ऑर्गन है उसके पास जाएगा। वहाँ पे उसकी जो भी रिसेप्टर साइट होगी बेस्ड अपॉन दियर केमिकल स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर किसकी है, किससे वो बना हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या उसकी बाइंडिंग साइट होगी उस सेल पे या टारगेट ऑर्गन पे, उससे बाइंड होके सेल को स्टिमुलेट करेगा एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कि एक पर्टिकुलर फंक्शन करवाएगा सेल से। फिर ग्लैंड की बात की कि ग्लैंड दो प्रकार की होती है। ये बात इस चीज़ पे निर्भर करती है कि वो ग्लैंड के द्वारा जो रिलीज होने वाला हार्मोन है वो किस में रिलीज हो रहा है, क्या वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो रहा है या फिर कोई उसकी एक पर्टिकुलर डक्ट है उसमें वो रिलीज होके जा रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है ग्लैंड्स के टाइप। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, फर्स्ट वन है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन जिनको अपन डक्ट ग्लैंड के नाम से जानते हैं, डक्ट ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, डक्ट ग्लैंड। अनदर नेम क्या है इसका, डक्ट ग्लैंड। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने बना दिया, ये क्या है, एक प्रकार की क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, ठीक है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या कर रही है, ये अपनी इसकी एक पर्टिकुलर डक्ट है, ये क्या है, इसकी एक पर्टिकुलर डक्ट है। यहाँ पे क्या करती है, ये हार्मोन है, ये हार्मोन है, और ये यहाँ पे क्या है, टारगेट सेल, टारगेट सेल।
देखो क्या हुआ, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनको डक्ट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, इन्होंने हार्मोन रिलीज़ किया डक्ट के अंदर, डक्ट में हार्मोन ट्रेवल किया, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा और फिर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ऐसी ग्लैंड जो कि अपना जो केमिकल मैसेंजर या हार्मोन है वो रिलीज़ करती है डायरेक्टली इनटू दियर पर्टिकुलर डक्ट एंड वाया ट्रेवलिंग इनटू द डक्ट इट रीच टू द टारगेट ऑर्गन। ओके, मतलब ऐसी ग्लैंड्स है ये जो कि अपनी डक्ट रखती है, अपना जो हार्मोन है वो डक्ट में रिलीज़ करती है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, कौन कौन सी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो एग्जाम्पल है उनके बारे में बात करते हैं। देखो इनमें जो सबसे पहले आएगी वो अपन बात करेंगे स्वेट ग्लैंड के बारे में, स्वेट ग्लैंड्स के बारे में जिनको अपन स्यूडोरिपेरस या स्यूडोरीफेरस, ये क्या है, स्वेट ग्लैंड है जो कि क्या स्यूडोरिपेरस या स्यूडोरीफेरस के नाम से जाना जाता है। इनको स्वेट ग्लैंड जो कि स्वेटिंग करवाती है, हीट का लॉस करवाती है। अपनी बॉडी है जो कि नॉर्मली अपनी बॉडी से जो फ्लूइड लॉस होता है, जो फ्लूइड लॉस होता है किस लिए होता है फ्लूइड लॉस, थर्मो रेगुलेशन के अंदर मदद करता है, हीट लॉस के अंदर मदद करता है। ठीक है, हीट लॉस के अंदर मदद करता है। जैसे अपन की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो स्वेटिंग आना भी ज़रूरी होता है। तो थर्मो रेगुलेशन बोल सकते हैं, या फिर बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेशन के लिए क्या करना पड़ता है, जो स्वेटिंग करवानी पड़ती है। जैसे गर्मियाँ होती है, गर्मी के अंदर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए स्वेटिंग कराते हैं। जबकि सर्दियों में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, कम है, बाहर का टेम्परेचर कम है, बॉडी का ज़्यादा है। और ऐसे क्या होता है, गर्मियों में बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है। तो बॉडी का थर्मो रेगुलेशन के लिए ज़रूरी होता है स्वेटिंग करवाना। स्वेटिंग के अंदर अपन बात करें, जैसे फ्लूइड लॉस अगर अपन नॉर्मली बात करें तो 1500 प्लस माइनस 500, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है 500 और 500 कम भी हो सकता है। ये तो किससे होता है, यूरिन से फ्लूइड का लॉस होता है। इसके अलावा 500 ml जो कि स्वेटिंग से लॉस होता है, स्वेटिंग से लॉस होता है। 350 ml इवापोरेशन वेपर के रूप में, इवापोरेशन या वेपर के रूप में लंग्स से लॉस होता है। किस रूप में, वेपर के रूप में। इसके अलावा 150 ml जो है वो स्टूल के साथ फ्लूइड का लॉस होता है। तो कितना हो गया, 2500 ml के आसपास फ्लूइड लॉस डेली होता है। स्वेटिंग के थ्रू 500 ml फ्लूइड लॉस होता है। किस लिए स्वेटिंग आती है, बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्वेटिंग आना जरूरी है। ठीक है, गर्मियों में स्वेटिंग किस लिए आती है, थर्मो रेगुलेशन के लिए। बॉडी को ठंडा रखना पड़ता है इसलिए हीट का लॉस होता है। सर्दियों में बॉडी को गर्म रखना होता है इसलिए पसीना या स्वेटिंग नहीं आती। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन बात करें स्वेट ग्लैंड जो कहाँ प्रेजेंट होती है, अगर इनकी लोकेशन की बारे में बात की जाए स्वेट ग्लैंड की, तो स्वेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, अपनी डर्मिस में। जो अपनी डर्मिस होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। देखो सबसे ऊपर जो डर्मिस होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस जिसकी क्या होती है, 5 लेयर होती है, सब लेयर
इसको स्टार्टम कॉर्नियम के नाम से जाना जाता है, जो सबसे ऊपर है। इसके अंदर क्या होता है, जो मेलेनिन का जो पिगमेंट होता है, मेलेनिन का जो पिगमेंट होता है वो यहाँ प्रेजेंट होता है। मेलेनिन पिगमेंट यहाँ प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस में, जिसको स्टार्टम कॉर्नियम, सबसे जो उसकी फर्स्ट लेयर है वो स्टार्टम कॉर्नियम, उसके बाद में स्टार्टम ल्यूसिडम, ग्रेन्युलोसम, स्टार्टम ग्रेन्युलोसम, स्टार्टम स्पाइलोसम, स्टार्टम कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेन्युलोसम, स्पाइलोसम, और लास्ट वन है जो उसको बोलते हैं बेसल या जर्मिनेटिव लेयर, बेसल या जर्मिनेटिव लेयर। ये तो ही एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस की। डर्मिस की जब बात की जाए, जब डर्मिस की बात की जाए तो इसमें दो लेयर होती है। फर्स्ट लेयर है स्टार्टम, स्टार्टम पेपिलोरसम, पेपिलोरसम, दूसरी है स्टार्टम रेटिकुलोरसम। अभी ये जो रेटिकुलोरसम लेयर है, यहाँ पे क्या होती है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये रेटिकुलोरसम लेयर है, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इवन यहीं पे ब्लड सप्लाई होती है, इवन यहीं पे ब्लड सप्लाई होती है, इवन नर्व सप्लाई होती है, और यहाँ ही पे क्या होता है, लिम्फेटिक सप्लाई होती है। तो स्टार्टम रेटिकुलोरसम का ये है महत्व है, ये इम्पोर्टेंस है। अब अपन बात करें ये रेटिकुलोरसम जहाँ पे इसकी लोकेशन है, डर्मिस की स्टार्टम रेटिकुलोरसम लेयर पे स्वेट ग्लैंड या स्यूडोरीपेरस या स्यूडोरीफेरस ग्लैंड प्रेजेंट होती है या लोकेटेड होती है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे कि ये कितने प्रकार की ग्लैंड होती है। स्वेट ग्लैंड के भी टाइप होते हैं, जैसे एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड थी, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में अपन ने सबसे पहले स्वेट ग्लैंड के बारे में पढ़ा। स्वेट ग्लैंड भी क्या होती है, इनके भी क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, इनका भी टाइप्स होते हैं। दो ग्लैंड्स होती है इनमें, एक तो होती है एक्रीन, एक होती है इपोक्रीन, एपोक्रीन, एक होती है एक्रीन, एक होती है एपोक्रीन। एक्रीन होती है जिनको नॉन स्मेली ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या, नॉन स्मेली ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो रिलीज होने वाला स्वेट है उसमें स्मेल नहीं आती। और ये ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे लोकेटेड होती है, कौन सी, एक्रीन ग्लैंड। तो ये जो अपनी पाम होती है वहाँ पे, जो फोल्ड ऑफ चेस्ट होते हैं वहाँ पे, और जो बेक है अपनी, जो बेक अर्थात कमर है अपनी, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। इनके द्वारा जो स्वेटिंग होती है उसमें स्मेलिंग नहीं होती। जबकि एपोक्रीन होती है, इनको स्मेली ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इन ग्लैंड्स को स्मेली ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके द्वारा अगर रिलीज होने वाला स्वेट है उसमें स्मेल आती है। अगर बात करें इनकी लोकेशन की, ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो इनकी ये मेनली कहाँ लोकेटेड होती है, एक्जिला पार्ट, अपना ग्रोइन पार्ट, यहाँ पे क्या होती है, ये लोकेटेड होती है। तो ये एक्रीन और एपोक्रीन के बारे में बात हुई। ये तो थी फैली, जिसके बारे में अपन ने बात किया कि फर्स्ट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो है। इसके अलावा दूसरी की बात करें तो वो कौन सी है, दूसरी जो ग्लैंड्स होगी वो ग्लैंड्स होगी जो एक से असेसरी ऑर्गन के रूप में पाई जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो प्रकार के ऑर्गन होते हैं। एक तो होते हैं जो कि डायरेक्टली डाइजेशन को से रिगार्डिंग होते हैं, मतलब कि डायरेक्टली डाइजेशन में मदद करते हैं। वो होता है जीआई ट्रैक्ट, जो मेन डाइजेशन का काम करता है। वो कौन सा होता है, ऑर्गन विच आर लोकेटेड इन या और सिचुएटेड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जितने भी ऑर्गन आते हैं वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। और दूसरा होता है असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, दूसरा होता है असेसरी
डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ये असेसरी डाइजेस्टिव का मतलब है, असेसरी मतलब कि मेन तो नहीं है लेकिन ये डाइजेशन में इनडायरेक्टली मदद करते हैं। ये क्या करते हैं? डाइजेशन में इनडायरेक्टली मदद करते हैं। मदद करने वाले ऑर्गन किसमें? डाइजेशन में इनडायरेक्टली, वो होते हैं असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। इनके अंदर जो ग्लैंड्स है वो बताता हूँ, इनके अंदर जो ग्लैंड्स है वो बताता हूँ। एक है पैरोटिड ग्लैंड। ये जो असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के अंदर जो ग्लैंड्स के बारे में बात करें, इनको अपन सेलाइवरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। सेलाइवरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। सेलाइवा ये रिलीज करती है, ठीक है। अब इनके अंदर जो फर्स्ट ग्लैंड है वो है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि लार्जेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड है। लार्जेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड है। और ये जो अपना जो हार्मोन जो रिलीज करेगी वो एक डक्ट में रिलीज करती है, और वो डक्ट जिसका नाम है स्टिम्सन डक्ट। स्टिम्सन डक्ट। और ये डक्ट ओपन कहाँ होती है? ये डक्ट ओपन कहाँ होती है? जो सेकंड जो मोलर टीथ है, सेकंड जो मोलर टीथ है, ये जो सेकंड मोलर टीथ है ये क्या है? फर्स्ट परमानेंट टीथ है। फर्स्ट परमानेंट टीथ है आफ्टर द एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल के बाद में ये आता है। 6 साल के बाद में आ सकता है, और इसमें 15 महीने तक का डिले हो सकता है। 15 मंथ तक डिले हो सकता है, मतलब 7.5 साल तक भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 7.5 साल तक भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नॉर्मली क्या होता है, अगर इनमें प्रॉब्लम लेट आ रहे हैं तो लेट आने का मतलब ये नहीं कि इनमें कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई न्यूट्रिशनल एबनॉर्मलिटी या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इनमें नहीं होती। ये इसलिए लेट आते हैं क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अभी बॉडी को इतनी नहीं होती, ठीक है। तो ये कारण होता है। सेकंड मोलर टीथ जो कि फर्स्ट परमानेंट टीथ है, जबकि लोअर सेंट्रल इंसिजन जो कि 6 मंथ पे आता है वो क्या है? फर्स्ट टेम्परेरी टीथ है, जिसको अपन मिल्क टीथ या डेसिडुएटेड टीथ के नाम से जानते हैं। वो सिर्फ अपना जो शेप देने का काम होता है इनका, जो जा है जा को शेप देने के लिए होते हो। रेबिट लाइक वो टीथ होते हैं, और जो कि बाद में रिप्लेस कर दिए जाते हैं, और वो संख्या में होते हैं 20, जिनमें प्री मोलर नहीं होता, ठीक है। अगर 8 बर्थ अगर किसी के अगर टीथ प्रेजेंट होता है तो उसको प्रिकॉशियस टीथ बोलते हैं, जो कि लूज होता है, जिसको अपन ग्लव्ड हैंड के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ स्टिम्सन पैरोटिड ग्लैंड, जो कि लार्जेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड है। लार्जेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड, ये अपना हार्मोन रिलीज़ करती है या सेलाइवा रिलीज़ करती है एक डक्ट में, जिसको स्टिम्सन डक्ट के नाम से जाना जाता है। और वो डक्ट सेकंड जो मोलर टीथ है उसके अपोजिट साइड में, सेकंड जो मोलर टीथ है इसके अपोजिट साइड में, मोलर टीथ के अपोजिट साइड में, विपरीत दिशा में ये ओपन होता है। कौन सी? ये डक्ट ओपन होती है। इसके अलावा पैरोटिड के अलावा सब मैंडिबुलर, इसके अलावा सब मैक्सिलरी, इसके अलावा सबलिंगुअल, ये सब बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में लोकेटेड होती है। बेस जो अपना रूट होता है ओरल कैविटी का, वहाँ पे ये लोकेटेड होती है। इसके अलावा अपन बात करें अदर जो अन्य जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनके बारे में, अन्य जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनके अंदर आती है पेनक्रियाज। उनके अंदर आता है पेनक्रियाज। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है क्योंकि ये बहुत करेक्टरिस्टिक्स रखता है। एक्सोक्राइन भी होता है ये, और एंडोक्राइन भी होता है। पेनक्रियाज काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गन है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है। एंडोक्राइन इसलिए करता है क्योंकि ये जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो हार्मोन्स क्या करते हैं? एक्ट एज एन एंडोक्राइन
एंडोक्राइन की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं हॉर्मोन्स। और देखो ये जो पेनक्रियाज द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, ये जो हार्मोन होते हैं, जैसे इंसुलिन का लेवल ब्लड लेवल पे डिपेंड करता है कि ब्लड में इंसुलिन लेवल कितना है, या ब्लड में इंसुलिन का लेवल कितना है। तो इंसुलिन का लेवल कम ज़्यादा ब्लड लेवल पे डिपेंड करता है। अगर कम ब्लड लेवल है इंसुलिन का तो इंसुलिन रिलीज़ होगा, उसको हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। और कुछ हार्मोन होते हैं जैसे ऑक्सीटोसिन वगैरह है, डिलीवरी के टाइम में रिलीज़ हो रहे हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, तो ये सब क्या होते हैं, ये रिलीज़ कैसे होते हैं, इनका क्या होता है, ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं जैसे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो कुछ स्टिमुलेशन आता है, स्टिमुलेशन आते हैं, ये डायरेक्टली रिलीज़ होते हैं। तो ये पॉजिटिव फीडबैक में आते हैं जो कि ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन वगैरह। और एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पेनक्रियाज को इसलिए क्योंकि इनके द्वारा जो हार्मोन रिलीज़ किए जाते हैं वो एंडोक्राइन की तरह है, और जो इनके द्वारा एंजाइम रिलीज़ होते हैं, एंजाइम जो इनके द्वारा रिलीज़ होते हैं, एंजाइम वर्ड का सबसे पहले कुहने नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस वर्ड को सबसे पहले इसका जिक्र किया था। उन्होंने ये भी बताया था कि एंजाइम्स के पीछे की तरफ मोस्टली एज लगता है, ठीक है। इन एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए क्योंकि ये एंजाइम रिलीज़ करते हैं, वो एक्सोक्राइन की तरह एक्ट करते हैं। अब इनके द्वारा जो रिलीज़ होने वाला एंजाइम कौन सा होता है, इनके द्वारा पॉलीपेप्टाइड रिलीज़ होते हैं, या पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड के नाम से भी उनको जाना जाता है, पीपी, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड के नाम से इनको जाना जाता है। और ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं एमाइलेज, लाइपेज, है ना। तो ये क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा ये जो ड्यूडेनल सरफेस होती है, ड्यूडेनम होता है इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, 25 सेंटीमीटर्स लंबा होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है। रिलीज़ होके डक्ट से रिलीज़ होगा तभी तो एक्सोक्राइन है, रिलीज़ होके जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का डाइजेशन। इसके अलावा जो विटामिन B12 के साथ जो जुड़ी हुई R बाइंडर होती है उस प्रोटीन का डाइजेशन में भी मददगार होता है, ठीक है। और इसका अगर कमी होती है तो एमाइलेज, लाइपेज एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर पेनक्रियाटिक जूस अब्सेंट है या पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन है तो वहाँ पे आपको फाउल स्मेलिंग स्टोटोरिया देखने को मिलेगा, स्टूल में फैट का प्रेजेंस होगा, और फाउल स्मेलिंग इतनी भयंकर बदबू आएगी कि आसपास के 4-5 घरों को पता चल जाएगा। तो इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं पेनक्रियाटाइटिस को अपन, है ना। और एमाइलेज, लाइपेज टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अपन पेनक्रियाज की बात कर रहे थे कि जो कि बहुत एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है पेनक्रियाज हार्मोन रिलीज करेगी वो एंडोक्राइन की तरह है, और एंजाइम रिलीज करेगी वो एक्सोक्राइन की तरह है। हार्मोन इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, और एक्सोक्राइन से एंजाइम जो कि पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है। तो ये तो ही एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। जो दूसरी ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें जो दूसरी ग्लैंड्स है वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन की बात हो गई, दूसरी की बात करते हैं वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। जिनको अपने डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं, डक्टलेस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ये जो अपना हार्मोन होती है या जो केमिकल मैसेंजर होता है, हार्मोन या जो केमिकल मैसेंजर होता है उसको क्या करती हैं, ये डायरेक्टली रिलीज़ करते हैं, डायरेक्टली रिलीज़ कर देते हैं। किसके अंदर रिलीज़ कर देते हैं, ये डायरेक्टली रिलीज़ होता है इनटू द ब्लड। कहाँ पे क्या होता है, इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर रिलीज़ करती है अपना जो हार्मोन या केमिकल मैसेंजर को, और ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके ये पहुंचता है टारगेट सेल के पास। पहले बॉडी में सर्कुलेट होता है, फिर टारगेट सेल के पास, फिर बाइंड होता है अपनी जो रिसेप्टर साइट है उससे, रिसेप्टर साइट से बाइंड होके सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए,
कोई भी पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए, टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड, जिनको डक्ट लेस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने का काम, जो कि पार्शियली अपना जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा और पार्शियली एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा रेगुलेट किया जाता है या मेंटेन किया जाता है। इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में जो इक्विलिब्रियम है, सामंजस्य है, उनको मेंटेन रखने का काम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड, जिनको डक्ट लेस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अपन जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे, जिनके अंदर होगी जो सबसे मोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके अलावा थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, काफ़ी ज़्यादा ग्लैंड हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन बात करते हैं हार्मोन्स की प्रॉपर्टी के बारे में। तो हार्मोन्स की प्रॉपर्टी के बारे में अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।